हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। तो आज हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल। इसका मतलब ये है कि बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले कुछ और ऐसी डिस्कवरीज हुई, कुछ और ऐसी चीज़ें हुई जो कि हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और उससे क्या होगा कि हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने में और जो है आसानी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए उससे पहले की कुछ डिस्कवरीज हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक दो लेक्चर लगेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम देखेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल। पर ये जो है लेक्चर जो होगा वो बोहर एटॉमिक मॉडल करके ही होगा, क्योंकि ये बेस बना रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो मैंने जैसा कि हेडिंग डाल दिया है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर मॉडल। अब हमें एक बात बताओ, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड को जब पढ़ा था तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड की थ्योरी ब्रेक कहाँ हुई थी? ब्रेक इस जगह पे हुई थी कि उन्होंने एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा इसके, तो क्या करेगा, एट द एंड कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में से कोलैप्स हो जाएगा। ये बात, अब ये बात गलत कैसे प्रूफ हुई थी यार? ये बात गलत ऐसे प्रूफ हुई, पहली बात तो रदरफोर्ड ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। तो मैक्स प्लांक जो मैक्सवेल साहब थे, जिनकी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ईएम वेव की थ्योरी के हिसाब से, ईएम वेव, एक मिनट रुकना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी जो थी, वेव थियरी, उस हिसाब से कोई भी पार्टिकल, इस थियरी के हिसाब से कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो वो एनर्जी लूज करती, क्या करती है? एनर्जी लूज करती है, एनर्जी लूज करती है। एनर्जी लूज करेगी तो एट द एंड एटम में, मतलब वो अपने न्यूक्लियस से जाके कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बात तो रही इनकी रदरफोर्ड की। ठीक है, रदरफोर्ड की ये गलती थी। पर जानते हो क्या हुआ? हम दो चीज का ध्यान देना, हमने क्या, रदरफोर्ड ने क्या माना था? इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान लिया था। बोहर ने क्या किया? बोहर ने क्या किया? मैं पहले बता दे रहा हूं कि उन्होंने क्या गलतियां सुधारी थी, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये गलतियां उन्होंने सुधारी कैसे। उन्हें भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ा। जैसे देखो, पहला जो डेवलपमेंट उन्होंने किया था, बताया था कि डुअल नेचर। डुअल नेचर, देखो डुअल नेचर का मतलब होता है दोहरा नेचर, मतलब किसी मतलब एक चीज, जैसे बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को ले लो यार, कभी कभी वो बहुत नाराज हो जाता है किसी बात पे, कभी कभी वो किसी बात पे बहुत जो है वो हो जाता है, खुश हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि लाइट का भी डुअल नेचर होता है। ठीक है, ध्यान दो, डुअल नेचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया डुअल नेचर के बारे में? अच्छा, इन्होंने डुअल नेचर के बारे में बताया, उससे पहले कुछ डिस्कवरीज हो चुकी थी। पहले हम देख लेंगे कि उन्होंने मॉडिफाई क्या चीज़ किया, फिर हम देखेंगे कि वो कैसे उन्होंने बता दिया ये, क्योंकि वो उन्होंने भी कुछ देखा होगा, कोई और अदर साइंटिस्ट की डिस्कवरी होगी, तब उन्होंने वो इन कंक्लूजन पे आए थे। तो ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बताया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which means ये तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइन है। ठीक है, दैट रेडिएशन पॉसेस, विच मीन्स दैट रेडिएशन पॉसेस मतलब होते हैं उसमें। ठीक है, रेडिएशन पॉसेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल, particle like nature, wave like and particle like nature, and particle like nature। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, कि ये कहना क्या चाहता है। देखो, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशन पोसेस वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक नेचर। मेरी बात समझने की जरा सी कोशिश करना। देखो होता क्या है, जो डुअल नेचर तो इस तरह का होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। जब तुम पढ़ोगे फिजिक्स जो है सेकेंड, जो उसका एडिशन जब पढ़ोगे दूसरा,
तो तुम पढ़ोगे कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की भी होती है और वो वेव नेचर की भी होती है, ठीक है। तो लाइट की दो प्रॉपर्टी होती है, लाइट मतलब लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लाइट दो तरह से होता है, ये वेव की तरह भी होता है, वेव मतलब इस तरह का, और पार्टिकल नेचर का भी होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे मिलके एक पार्टिकल बनाते हैं जो कि क्या होते हैं, ये मतलब अपना एक अलग नेचर शो करते हैं और ये वेव की फॉर्म में भी होते हैं। तो लाइट दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है कि वो वेव नेचर शो करते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर। रदरफोर्ड की गलती क्या थी? रदरफोर्ड की गलती ये थी कि उन्होंने बता दिया कि ये पार्टिकल नेचर का होता है, बट जो लाइटें निकल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, वो वेव नेचर के भी हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर के भी। अगर वेव नेचर का होगा, अगर वेव नेचर का, क्योंकि देखो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वेव नेचर का है तो जाहिर सी बात है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दो तरह की फोर्सेस लगी हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। तो समझ गए ना, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर, डुअल नेचर, डुअल नेचर, लाइट के पास क्या होती है, डुअल नेचर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब वो वेव जैसा भी दिखता है, वो पार्टिकल जैसा भी दिखता है। समझ गए? इस चीज को चाहो तो नोट कर लो कि लाइट की दो मतलब प्रॉपर्टीज होती है, एक वेव होता है, एक पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, वही चीज यहां पे बोला है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन तुम्हें लाइट से ही देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह की नेचर्स होती हैं उसकी। कैसी? एक तो वेव जैसी होती है ये, और एक पार्टिकल जैसी होती है जैसी ये, ठीक है। तो दो तरह के नेचर होते हैं, पहले तो ये बात उन्होंने बताई। तो इस हिसाब से बोहर ने ये बताया कि रदरफोर्ड ठीक था बट उसने मिस कर दिया था इसको, ठीक है। तो इस चीज को उसने डेवलप किया, ठीक है। देखो अभी आगे चलो, फिर दूसरी चीज जो एक्सपेरिमेंटल उसने क्या किया, रदरफोर्ड की दूसरी ड्रॉबैक ये थी कि उन्होंने स्पेक्ट्रा को एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया था, उन्होंने स्पेक्ट्रा बताया ही नहीं था। तो इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने, इसने नहीं, इन्होंने, ठीक है, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं, काफी अच्छी डिस्कवरी की थी इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट regarding experimental result regarding atomic spectra एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम मैंने बताया था ना, ऐसे एक ट्रायंगल शेप का जो है स्पेक्ट्रल, उस पे लाइट को जब तुम इमिट कराओगे, लाइट इमिट कराओगे तो यहाँ पे ढेर सारी लाइटें जो है, कलरफुल लाइटें, 7 कलर की लाइटें जो होती हैं रेनबो में, वो तुम्हें दिख जाएंगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया। तो दो ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के, और दोनों ड्रॉबैक का डेवलपमेंट किसने किया, बोहर साहब ने किया। ये तो डेवलपमेंट हो गया, ये बोहर का एटॉमिक मॉडल नहीं है, ये तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर की किसने, बोहर ने। अब देखो, अब तुम्हें ये जो इन्होंने ये बताया कि वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, एक काम करते हैं, वेव नेचर को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल तो हम जब हम कैथोड रे, एनोड रे के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम पार्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से डीप में स्टडी किए। अब हम जान लेते हैं वेव के बारे में। ये ऐसा समझ लो ना, जैसे एक मूवी बनती है तो उसमें ट्रेलर को पहले रिलीज कर दिया जाता है, तो इसी तरह है कि तुम्हें बता दिया गया है कि उन्होंने कमी को दूर कैसे किया, पर कमी को दूर करने से पहले उन्होंने किस किस साइंटिस्ट की डिस्कवरी को देखा, समझा। देखते हैं, जैसे वेव नेचर की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी, या वेव नेचर को इन्होंने नहीं बताया था। देखते हैं, वेव नेचर, अरे यार कभी कभी ना मिस्टेक बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर देख दो। वेव नेचर होता क्या है, वेव नेचर का मतलब ये होता है कि हम एक वेव है, ये मतलब अगर तुम एक रस्सी लो,
जिम जाते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, उनको पता होगा, या तुम घर पे भी कर सकते हो। एक छोर एक रस्सी को बांधो और एक दूसरा छोर दूसरा एंड अपने हाथ से पकड़ो। एक एंड को क्या करो, किसी चीज से बांध दो, एक एंड को अपने हाथ से पकड़ो, उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो, देखो वेव तुमको दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये वेव आगे की तरफ शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, तो वही होती है वेव। अब वेव नेचर की स्टडी में सबसे पहली चीज क्या है, तुमको एक चीज दिखाई दे रही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या दिखाई दे रही हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई कहां से, मन में सवाल उठना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई कहां से और ये वेव जैसा नेचर कैसे देने लगा। ठीक है, ये सवाल मन में आया होगा, नहीं आया होगा तो तुम खुद सोचो क्यों नहीं आया, पर आना चाहिए। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आया, उसके लिए एक और चीज़ है तुम्हें हमें जानना चाहिए, चीज़ों को लिंक करते हुए चलो। क्या चीज़ है, वो है थर्मल रेडिएशन। तो क्वेश्चन एक है, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन। देखो थर्मल रेडिएशन होता क्या है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन, absorption and emission of radiation by heated object, by heated object। कोई हीटेड ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, कोई हीटेड ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, हीटेड ऑब्जेक्ट मतलब हीटेड मतलब गर्म, थर्मल। पहले एक बात याद हो, जो थर्मल है, एक मिनट रुकना, सॉरी, टर्म थर्मल वो मिक्स हो गया ना, थर्मल और हीट का थर्म हो गया, सॉरी। तो थर्मल जो है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है, थर्मल जो टर्म है वो क्या होता है, किससे इससे हम क्या समझ सकते हैं, थर्मल मतलब टेम्परेचर। जैसे कॉमन सी एग्जांपल है थर्मामीटर ना, थर्मामीटर क्या होता है, हम क्या करते हैं, बॉडी में लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए लगाते हैं। तो थर्मल रेडिएशन मतलब इसका हीट से और टेम्परेचर से कुछ तो रिश्ता होगा। तो वही चीज है ये कि देखो कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है, हीटेड ऑब्जेक्ट, उसमें जो रेडिएशन है उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, मतलब वो कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है या कितने रेडिएशन को इमिट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और उसको बाहर निकालना, वो क्या होता है, थर्मल रेडिएशन होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट, किसी हीटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू रेडिएशन को बाहर निकालना या इमिट मतलब बाहर निकालना मतलब इमिट करना, और एब्जॉर्ब करना मतलब खुद के अंदर करना, एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, हाउ थर्मल रेडिएशन इज फॉर्म। अब थर्मल रेडिएशन कैसे बनता है, अब देखो कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, चलो मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप नीचे दिख रहा होगा। तो हाउ थर्मल रेडिएशन हाउ थर्मल रेडिएशन इज फॉर्म्ड, कैसे थर्मल रेडिएशन का फॉर्मेशन हुआ, कैसे। ठीक है, थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो आ गया थर्मल रेडिएशन, एक मिनट रुकना, थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ,
वेवलेंथ। तुम्हें समझाता हूं कि क्या होता है। अब थर्मल रेडिएशन कैसे बना, फॉर्मेशन कैसे हुई थर्मल रेडिएशन के, देखो हम घूम फिर के उसी चीज पर आ गए यार, घूम फिर के उसी चीज पर आ गए। अब चीजों को कनेक्ट करना सीखो, ठीक है। थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो थर्मल रेडिएशन जो होता है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलके ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलके क्या बनाती हैं, थर्मल रेडिएशन बनाते हैं। थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी। वेरियस फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड है उस वेब की, जो वेब जा रही है। मतलब अगर तुम जो रस्सी का एंड पकड़े हो उसको धीरे 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 वो करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगी, उसको बोलेंगे कि एक ये इस फ्रीक्वेंसी की जो है वेव है। और उसको तुम और तेज कर दो, और तेज कर दो, ठीक है। देखोगे बहुत ऊपर, जब स्लो करोगे तो ये ऐसे 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 जाते हुए तुम्हें दिखाई देगी, जब फास्ट कर दोगे तो ये ऐसे 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 जाते। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ना, ये अलग फ्रीक्वेंसी, ये अलग फ्रीक्वेंसी, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, ये अलग फ्रीक्वेंसी, अलग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे वेवलेंथ भी अलग हो जाएगा, मैं समझाऊंगा वेवलेंथ होता क्या है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जब क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हमें क्या मिलता है, थर्मल रेडिएशन मिलता है। और वो थर्मल रेडिएशन क्या करता है, इमिशन करता है और एब्जॉर्प्शन करता है किसका, इसका हीटेड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, समझ गए। तो ये जो थी थोड़ी सी तुम्हारे लिए एडिशनल चीज हो सकती है यार, क्योंकि अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसको नोट कर लो, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझाने के लिए ये सारी कहानी समझाया। तुम चाहो तो इस पोर्शन को न भी याद रखो तो चलेगा, बट दिमाग में रखना कि थर्मल रेडिएशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो कंसिस्ट करती होती है, वो क्या बनाती है, थर्मल रेडिएशन का फॉर्मेशन करती है। और थर्मल रेडिएशन होता क्या है, थर्मल रेडिएशन या तो एनर्जी, हीटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू एनर्जी को इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। काम क्या है, ये काम है थर्मल एनर्जी का काम क्या है, ये तो वो हीट को क्या करेगी, इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी। पर थर्मल एनर्जी बनती किससे है, बनती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की हो सकती है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है कि तुम यार नोट मेरे साथ करते हुए चल रहे होगे। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया किसने, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बता दिया कि डुअल नेचर होता है जी, उसका नेचर जो होता है वो डुअल होता है। और चलो ठीक है, हमें डुअल नेचर के बारे में पता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसने बता दिया ना, एक साइंटिस्ट थे। मैं 2-3 लेक्चर से उनका नाम लेते हुए आ रहा हूँ। उन साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल क्लर्क, और कुछ आगे है उनका सरनेम, ठीक है। हाँ, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, थोड़ा नाम लंबा है, ठीक है। पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो थे, उन्होंने एक्टिव स्टडी की। स्टडी स्टार्ट हुई 1830s में, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, रफली, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम पढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा। 1830s में इसकी एक्टिव स्टडी क्या हुई, स्टार्ट हुई। 1870 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था। उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने बताया, और याद रखो, स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमडब्ल्यू इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ईएम वेव की स्टडी किसने की थी, जेम्स क्लर्क की मीनिंग तो क्या अभी गड़बड़ हो जाएगी, चलो जेम्स मैक्सवेल लिख लो, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ऐसा इनका नाम था, पर तुम बुक में पूरा नाम देख सकते हो। स्टडी ईएमडब्ल्यू मतलब नॉट बीएमडब्ल्यू यार, इसको बीएमडब्ल्यू मत समझना, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, नॉट बीएमडब्ल्यू, ये बीएमडब्ल्यू नहीं है। पर इसकी ये स्टडी तो किसने की थी, जेम्स मैक्सवेल ने।
पर इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था, किसने दिया था? हर्ट्ज ने। क्योंकि हर्ट्ज ने क्या किया था? फ्रीक्वेंसीज की खोज की थी, और फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ही मिलके क्या बन रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सपेरिमेंटली किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया। तो सीधी सीधी चीज दिख रही है। तो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन गिवन बाय हर्ट्ज की मीनिंग ठीक है ना? सही है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन किसने दिया था? हर्ट्ज ने दिया था। बस एक चीज और देखेंगे, इन 1870 इन्होंने कौन से सन में किया था? बुक पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, फिर चल जाएगा। 1870s में इन्होंने जो है एक्टिवली स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था मैक्सवेल ने। और उसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन किसने दिया था? हर्ट्ज ने, क्योंकि हर्ट्ज ने ही फ्रीक्वेंसी बताई थी। और हमें पता है आज, अभी हमने 2 मिनट में पहले पढ़ा कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो हैं वो मिल के क्या बनाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं। और फ्रीक्वेंसीज की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। और फिर वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बन रहा था? फ्रीक्वेंसी से ही बन रहा था। ठीक है, ये तो हो गया, तुम बुक में पढ़ लोगे, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो, मेरे साथ हो सके तो बना लो, थोड़ा इसको अलग करते हैं। ऐसा ही था ना यार, थोड़ा इस साइड था, रुकना तो। तुम्हारे बुक में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, ये रॉन्ग है। चलो ठीक है, मैं 3D ही बना रहा हूँ, ठीक है? 2D में लग नहीं रहा है, क्योंकि बनेगा, क्योंकि दोनों वेव समझानी मुश्किल हो जाएंगी। देखते हैं। जैसे तुम्हारी बुक में बना हुआ है वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लग सकता है तुमको कि डायग्राम तुम्हें तुम्हारी बुक में क्लियर दिखेगा, ठीक है? देखो, ठीक है। इन एक्चुअली ऐसे ही दिया होगा तुमको तुम्हारी बुक में भी, ठीक है? चलो, होप करो कि मेरे से बन गया, कुछ तो ढंग से बना मेरे से, ठीक है? तो ये तुम्हें दिया होगा वाई डायरेक्शन, ठीक है? ये जेड डायरेक्शन दिया होगा, ये एक्स डायरेक्शन दिया होगा, ठीक है? ऐसे ही कुछ दिया होगा। नहीं, ये जेड है ना, ये जेड है, ये वाई है, ठीक है? अब समझने की कोशिश करो जरा। देखो, जब हुआ क्या था, मैं अभी नीचे इसकी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हुआ क्या था? एक पार्टिकल था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था जो एक्सिलरेट कर रहा था। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन था जिसको एक्सिलरेट कराया गया, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। हुआ क्या कि एक एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन को देखा गया, और वो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन पर जब स्टडी की, किसने स्टडी की? मैक्सवेल कर रहे थे, जेम्स मैक्सवेल स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जब एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन पर स्टडी की, और हर्ट्ज ने भी, तो हुआ क्या? एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा था? एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन 2 तरह की एनर्जी इमिट कर रहा था, ठीक है? 2 तरह की एनर्जी इमिट कर रहा था। मैं लिख देता हूं, ठीक है? 2 तरह की एनर्जी, 2 तरह की मतलब फील्ड्स को जनरेट कर रहा था। मैं यहां पे तुमको लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, ठीक है? ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर, जब वो मूव करेगा अंडर एक्सेलरेशन, अंडर एक्सेलरेशन, जब किसी एक्सेलरेशन के थ्रू वो मूव करेगा तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड alternating electric and magnetic field will produced। देखो क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, मैंने तुम्हें जस्ट वही चीज बताया, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। जब वो अंडर एक्सेलरेशन मूव करेगा ना, जब वो एक्सेलरेशन के अंडर मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है बनेगी, दो तरह की से प्रोड्यूस होगी। एक्चुअली ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हालांकि आज तक की जो स्टडी है हमारी क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ों को नोट कर लो। कल हम बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू या चार्ज पार्टिकल के थ्रू एक्सेलरेशन में जब वो मूव करता है तो कैसे ये हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हम कब देखेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये जो मैंने बनाया है इसको कल अच्छे से तुमको डिफाइन करूंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, क्योंकि यार ओवरलोड हो जाएगा तो तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आई होप आप पढ़ रहे होगे यार, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। जो नहीं समझ में आज की भी क्लास में जो तुमको नहीं समझ में आया उसको तुम कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे जो पढ़ने वाले मित्र होंगे, दोस्त होंगे, ठीक है, उन तक जो है चैनल को पहुंचाओ ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है, और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले, हम भी थोड़ा जो है और अच्छे से वीडियो कंटेंट को बना सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यूएशन के साथ में इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके थर्ड लेक्चर में क्या देखेंगे, बोहर के एटॉमिक मॉडल को। और मैं इतना तुम्हें गारंटेड बता रहा हूँ कि बोहर का एटॉमिक मॉडल इतनी सारी मशक्कत करने के बाद तो बहुत आराम से समझ में आने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो शेयर करो, ठीक है, लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।